बात करेंगे साहित्य। नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। एक पिक्चर आई थी अली बाबा और 40 चोर, और उस पिक्चर में वैसे तो वो ऐसी फिल्म थी कि बच्चों के लिए बनाई गई थी, क्योंकि उसमें एक कहानी थी, उस तरह से डाकू दिखाई दिए थे, अली बाबा सबको बचाते हैं और किस तरह था। लेकिन एक सीन जो उस फिल्म का था बहुत फेमस हुआ था, अभी तक बच्चे उसको याद करते हैं, बड़े भी याद करते हैं, खुल जा सिम सिम। और जैसे ही खुल जा सिम सिम बोला जाता था तो एक पहाड़ से पर्दा हटता था और उसके अंदर जब जाते थे तो आलीशान सपनों का महल शीश महल की तरह दिखाई देता था, और उसके बाद वो फिर पर्दा ढक जाता था। कोई उसके अंदर बिना परमिशन के जा नहीं सकता था। लेकिन एक बार जब कोई जाता है पीछा करते करते डाकुओं का, तब वो देख लेता है कि किस तरह से सपनों का महल ये होता है। हीरे जवाहरात सब कुछ वहां पर सपनों जैसा था। आज एक वीडियो जब सामने आया तो कुछ ऐसा ही लगा कि खुल जा सिम सिम बोलकर कुछ ऐसा ही महल दिखाई देता होगा, और ये महल किसी और का नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का है, जिसके ऊपर बीजेपी ने आरोप लगाया कि इतने करोड़ रुपए खर्च हुए हैं जो आम आदमी तो सोच भी नहीं सकता है। और ये वही अरविंद केजरीवाल है, इसीलिए ये चर्चा का विषय भी है कि जब सत्ता में आने वाले थे उससे पहले उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी कि मुझे तो 4-5 कमरे चाहिए पैर फैलाने के लिए, और मैं अगर बड़ा घर लूंगा तो मैं जनता के रेफरेंडम से लूंगा। जब उनको बड़ा घर दिया गया था तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, मैंने अपनी जनता से पूछा है, जनता ने कह दिया है कि नहीं, आपको इतना बड़ा घर नहीं लेना, तो मैं नहीं लूंगा। लेकिन अब उस घर में एंट्री नहीं है। मीडिया जानना चाहती है कि आखिर उस घर के अंदर ऐसा क्या है जो छुपाया जा रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने परमिशन किसी को नहीं दी है कि हम अपना कैमरा लेकर वहां जाएं और जरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। 8-8 लाख के जहां पर पर्दे लगे हुए हैं, ऐसा रूफ बनाया गया है जहां पर कि पूरी तरह शीशे से चमकदार कुछ ऐसा घर दिखाई देता है, रोशनी से लबरेज। तो जरा आज चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी ने जो आरोप लगाया है जब ये वीडियो सामने आया कि ये भ्रष्टाचार का महल है, क्योंकि इसमें सारे नियमों को ताक पर रखा गया है। ना तो पीडब्ल्यूडी की सुनी गई, ना ही परमिशन ली गई, और कुछ व्यापारियों को, ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए आनन फानन में टेंडर पास करके उनको ये घर का पूरा जो टेंडर है वो दे दिया गया। तो ये खुलासे आज जरा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा उन बयानों पर और उन तस्वीरों पर नजर डालते हैं जो दिल्ली की जनता खासकर देखना जरूर चाहेगी। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मेरी बहुत छोटी सी औकात है। आज मेरे घर में 4 या 5 कमरे हैं। मैं जहां भी जाऊंगा 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब। सद्दाम हुसैन के मकान में जिस ढंग की चीजें दिखाई पड़ती थी, चर्चा में आती थी, या किम जोंग उन के मकान में जिस ढंग की चीजों के चर्चाएं आती थी, अब तो उसके समकक्ष आती दिखाई पड़ रही है। ना मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा। इसका एफिडेविट मैंने फाइल किया और एफिडेविट की कॉपी मैंने अपनी विधानसभा में हर घर में पहुंचाई है। केजरीवाल ने लूट की खुली छूट जहां अपने विधायक और मंत्रियों को दी है, वहीं पर केजरीवाल ने अपना कोविड के समय जहां लोगों को एक बेड नहीं मिलता था अस्पताल में, वहां अपना 45 करोड़ रुपए का शीश महल बनाया। केजरीवाल जी, या तो अपना मुंह खोलो या शीश महल का दरवाजा खोलो। इस पार्टी से जो नेता जीत के आएंगे, जो लोग जीत के आएंगे, वो बड़े बंगले नहीं लेंगे। आप लोगों के इलाके से कोई आदमी जीता, वो आप लोगों के बीच में ही रहेगा, अपने मकान में रहता रहेगा, जहाँ रह रहा था वहीं रहेगा, उसको बड़ा बंगला नहीं रहेगा। दिल्ली की जनता त्राहिमाम थी कोरोना से। भोजन की व्यवस्था, मास्क की व्यवस्था, सैनिटाइजर्स की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, ये सब चीज़ें चाहिए थी, और साथ ही
कंस्ट्रक्शन के ऊपर, निर्माण के ऊपर रोक थी। ऐसे समय पर यह कार्य किया गया और 45 करोड़ रुपए उस पर खर्चे गए। सरकार बनी थी हमारी, बड़े बड़े बंगले बंद कर दिए थे हम लोगों ने। हमारी इस राजनीतिक विकल्प का अगर कोई भी व्यक्ति संसद में या विधानसभा में जाता है, कोई बड़ा बंगला नहीं होना चाहिए उसके पास, वो एक कमरे के फ्लैट में रहे आम आदमी की तरह। विद्युत की इस चकाचौंध में देख दीप की लौ रोती है, अरे हृदय को थाम, महल के लिए झोपड़ी बली होती है। तो महल और झोपड़ी के इस अंतर को जो पूरी तरह से खत्म कर दिया है अरविंद केजरीवाल ने। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और हम चर्चा अपनी शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा आपको लिए चलते हैं तुमकुर, कर्नाटका के, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। साल में नहीं हुआ है। कांग्रेस जेडीएस का ट्रैक रिकॉर्ड है कि उनके शासन में सबसे ज्यादा लूट गांव के हक के पैसे की होती है। लेकिन जब भाजपा सरकार में होती है तो गांव और गरीब तेज गति से आगे बढ़ता है। हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है ताकि सामान्य मानवी की आर्थिक ताकत बढ़े, उसका परचेजिंग पावर बढ़े, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार हो, ईज ऑफ लिविंग, उसके जीवन में एक आनंद की अनुभूति हो। बंधु भगिनी रहे, खेती के खर्चों में मदद के लिए हमने पीएम किसान सम्मान योजना के माध्यम से 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधे, आंकड़ा याद रखना, 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में भेजे। कितने 2.5 लाख करोड़, कितने 2.5 लाख करोड़। और दिल्ली से 1 रुपया निकला ना तो 100 के 100 पैसे किसान के खाते में गए, बीच में कोई पंजा उसको लूट नहीं सकता है। यहां तुमकुरू जिले के भी 3 लाख से अधिक किसानों के बैंक खाते में लगभग 700 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। बीजेपी सरकार के प्रयासों से आज देश की 9 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ गई है। इन्हें हमारी सरकार ने बिना बैंक गारंटी 20 लाख रुपए तक की मदद सुनिश्चित की है। 20 लाख। आज देश भर के गांवों में फल, सब्जियां और अनाज को बचाने के लिए बड़ी संख्या में स्टोरेज की सुविधा तैयार की जा रही है। एपीओस को मदद करके सरकार किसानों को व्यापार और प्रगति के अवसर भी दे रही है। इससे किसान के हाथ में पूंजी आई है, उसकी आमदनी बढ़ी है, इनकम बढ़ी है। किसानों पर महंगी खाद का बोझ ना पड़े, फर्टिलाइजर का ज्यादा पैसा किसान को न देना पड़े, इसलिए बीजेपी सरकार दुनिया में से यूरिया लाती है। 50 रुपीज केजी हम लाते हैं, 50 रुपीज केजी, और किसानों को देते हैं सिर्फ 5 रुपये में।
सारा बोझ सरकार उठाती है। हम आज करीब 2 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से भी जोड़ चुके हैं। 2 लाख ग्राम पंचायतें। हमारी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में गरीबों के लिए करीब करीब 4 करोड़ पक्के घर बनवाए हैं। 4 करोड़ घर दोस्तों, यानी दुनिया के कई देशों की इतनी जनसंख्या नहीं है, इतने घर हमने बनवाए हैं। और इनमें से 3 करोड़ से ज्यादा घर गांव में बने हैं, गांवों में बने हैं। और खुशी की बात है, मेरे लिए ज्यादा खुशी की बात है, मेरी माताओं बहनों के लिए भी खुशी की बात है। इसमें भी ये जो 3 करोड़ से ज्यादा गांव के घर, 1 करोड़ के ज्यादा शहरों के घर, उनका भी ज्यादातर मालिकाना हक महिलाओं को दिया गया है। हमारे यहां स्वभाव है, घर होगा पुरुष के नाम, गाड़ी होगी पुरुष के नाम, खेत होगा पुरुष के नाम, ऑफिस होगा पुरुष के नाम, दुकान होगा पुरुष के नाम, और अगर पति नहीं है तो बेटे के नाम, मां के नाम, महिला के नाम कुछ नहीं होता है। सही है ना? ये मोदी है जिसने बदल दिया। आज 3 करोड़ से ज्यादा घर की मालिक मेरी माताएं बहनें हैं। और ये जो घर बन रहे हैं ना आजकल, इन घरों की कीमत 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए से भी ज्यादा होती है, एक एक घर की कीमत। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी 3 करोड़ बहनें रक्षाबंधन के भी पहले 3 करोड़ बहनें घर की मालिक बनी, मतलब वो लखपति दीदी बन गई है, लखपति दीदी। आज गांवों में स्वामित्व योजना के तहत लोगों को उनकी जमीन के प्रॉपर्टी कार्ड भी मिल रहे हैं। अब तक देश के 75,000 गांवों में प्रॉपर्टी कार्ड देने का काम पूरा हो चुका है। इसका फायदा ये होगा कि संपत्ति पर होने वाले विवाद कम होंगे, जमीन पर कोई जबरन कब्जा नहीं कर सकेगा। और ये सारा काम हमने नौजवानों की मदद से ड्रोन टेक्नोलॉजी से किया है, ताकि हर घर परिवार के पास अब उसके पास लिखित अधिकार है कि ये घर, ये जमीन, ये मेरी है। उसको एक हिम्मत दी, विश्वास दिया। ये हमारी ही सरकार है जिसने देश के ऐसे 18,000 गांवों तक बिजली पहुंचाई। जब 2014 में आपने मुझे सेवा का मौका दिया तो मैंने पूछा, भाई क्या हाल है? तब पता चला 18,000 गांव ऐसे थे जो 18वीं शताब्दी में रहते थे, बिजली नहीं थी। 2014 में मेरे देश के 18,000 गांवों में बिजली न हो, ये मुझे सोने नहीं देता था। मैंने संकल्प किया 1000 दिन में 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाऊंगा, और पहुंचा दी भाइयों बहनों। इतना ही नहीं, सौभाग्य योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में करोड़ों घर तक आज बिजली पहुंच चुकी है।
आज देश के करीब 9 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पाइप से साफ पीने का पानी मिलने लगा है, नल से जल मिलने लगा है। तुमकुरू के भी करीब करीब 1.5 लाख परिवारों को पहली बार पानी के कनेक्शन से जोड़ा गया है। आज स्वास्थ्य सेवाओं के लिए गांव-गांव हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के जरिए गांव-गांव सड़क पहुंच रही है। यहां तुमकुरू में फूड पार्क बनने से किसानों को भी लाभ हुआ है और यहां के युवाओं को रोजगार भी मिला है। तो कर्नाटक के तुमकुरू से आप ये सीधा प्रसारण देख रहे थे, जहां की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले एक रोड शो भी जब वो पहुंचे वहां पर तब उन्होंने निकाला और उस रोड शो में दिखाई दे रहा था कि किस तरह से वहां पर जो जनता थे, आम लोग थे, वो प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आ रहे थे। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी उस खबर की तरफ जिससे हमने शुरुआत की थी। भ्रष्टाचार का शीश महल, ये आरोप बीजेपी लगा रही है। जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और जरा देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो भवन, वो महल, वो आम आदमी का महल आखिर देखने में कैसा लगता है, क्या खासियत है उसकी। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। मैं परिचय करा देती हूँ अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं मनोज यादव जी, जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और आम आदमी पार्टी के सपोर्टर पीयूष जोशी जी जुड़ गए हैं। हमारे साथ आनंद दुबे जी जुड़ गए हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उद्धव गुट की शिवसेना के। और हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रमोद सिंह जी भी मौजूद हैं। लेकिन मैं पीयूष जोशी जी आप ही से जानना चाहूंगी कि वैसे तो आप नेता नहीं हैं, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर ही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का ये ट्रेंड शुरू से रहा था कि चाहे उनके जो वॉलंटियर्स हैं, उनके जो सहयोगी हैं, समर्थक हैं, उन सबके साथ मुलाकात अरविंद केजरीवाल की होती थी। तो क्या आपको अभी तक सौभाग्य प्राप्त हुआ है ये शीश महल देखने का अपनी इन्हीं आंखों से, क्योंकि हम तो वीडियो में ही देख पा रहे हैं। देखिए रीमा जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि सटायर अपनी जगह है और असलियत अपनी जगह है। हम कितना भी सटायरिकल हो जाएं, कितना भी आतंकवादियों से इस घर की तुलना कर लें। मैं मध्य प्रदेश राज्य से आता हूं। जब मैं स्कूल में था तो उस समय पे हम एक किस्सा सुनते थे कि भाई एक चुरहट लॉटरी कांड हुआ और उस चुरहट लॉटरी कांड के बाद तत्कालीन एक बड़े कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी रहे, बड़े नेता ने एक बड़ी कोठी बनाई थी आलीशान। उस समय कैरवा डैम करके एक जगह है, उसके पास में हम चर्चा सुनते थे। क्यों सुनते थे? क्योंकि वो उनका निजी भवन था, क्योंकि उनके निजी मालिकाना हक की कोठी थी, इसलिए चर्चा होती थी। आज हम किस चीज की बात कर रहे हैं? आज हम जिस घर की बात कर रहे हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री का आधिकारिक निवास है, कोई अरविंद केजरीवाल की निजी संपत्ति नहीं है। इसका मालिकाना हक किसके पास है? इसका मालिकाना हक दिल्ली की सरकार अर्थात दिल्ली की जनता का मालिकाना हक है। इसको जो रिनोवेशन का काम या रिस्ट्रक्चरिंग का काम किया है वो किसने किया है? एक सरकारी विभाग अर्थात पीडब्ल्यूडी ने किया है। क्या 2025 में यदि, वैसे तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल जी पुनः चुनाव जीतेंगे, पर यदि हार जाते हैं मान लीजिए और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति या किसी भी कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति यदि दिल्ली का मुख्यमंत्री बनता है तो ये उसका निवास होगा कि अरविंद केजरीवाल जी का निजी निवास रह जाएगा। तो रही बात तो ये, तो जिस प्रकार से सुधांशु त्रिवेदी जी जैसे वरिष्ठ और काफी बुद्धिमान व्यक्तित्व हैं, हम सब उनसे काफी सीखते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने सद्दाम हुसैन और किम जोंग यूंग से तुलना करी है, जिस प्रकार से उनके भवनों की तुलना करी है, बहुत ही कुत्सित विचारधारा का प्रतीक है। और भारतीय जनता पार्टी का जो घृणा प्रसार विभाग है वो शुरू हो चुका है। जैसा प्रधानमंत्री ने आज कांग्रेस की भी आतंकवादियों के आगे घुटने टेकने की बात कही है और जिस तरीके से ये बात की गई, अब ऐसे तो प्रधानमंत्री जी का 8,500 करोड़ का जो विमान है उसकी तुलना हम मुआम्मर कद्दाफी के विमान से करें, पर क्या वो सही होगा? भाई मुआम्मर कद्दाफी एक तानाशाह था, एक नितांत जिसको हम बोल सकते हैं भ्रष्टाचारी किस्म का व्यक्ति था, और ये 8,500 करोड़ का जो विमान है ये भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री का विमान, ये नरेंद्र मोदी जी का निजी विमान नहीं है। पीयूष जोशी जी, सीधे तुलना तो प्रधानमंत्री से ही है, इसका मतलब है ना, क्योंकि तुलना इस तरह से की जा रही है, उन्होंने अपने घर पे कितने पैसे खर्च किए,
अब तुलना प्रधानमंत्री बनने की है अगर, तो उसके लिए तो जनता के बीच में जाएं, वोट पालें। ये तो मुख्यमंत्री आवास की बात चल रही थी ना, तो मुख्यमंत्रियों से थोड़ी तुलना हो जानी चाहिए। किस मुख्यमंत्री के घर में कितना पैसा लगा है, कैसी वीडियोस हैं, उनके घर में जाने पर क्या मीडिया की पाबंदी है या नहीं, क्या दरवाजा नहीं खुलता है, रिमोट से दरवाजा खुलता है। मुख्यमंत्री की मुख्यमंत्री से तुलना कर लीजिए, रीमा जी। सिंपल है। देखिए, बात इसलिए तुलनात्मक होती है, प्रधानमंत्री से भी तुलना इसलिए होती है कि भाई 900 करोड़ का यदि खर्चा हो रहा है तो 900 करोड़ का खर्चा या तो वो वाजिब है या गैर वाजिब है, सीधी सी बात है। अब रही बात मुख्यमंत्रियों से तुलना की, तो 191 करोड़ का विमान विजय रूपाणी खरीदते हैं, दूसरा 65 करोड़ का जो विमान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खरीदते हैं वो यार्ड में पड़े पड़े कंडम हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद नया विमान खरीदते हैं वो, तो 65 करोड़ रुपए का विमान एक, उसके ऊपर तो हम इतनी डिबेट्स नहीं देखते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है आप समझिए रीमा जी, मैं 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ, आप मुझे पता है आपके पास और भी सुदीप प्रवक्ता है। हाँ। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि जो बात है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो जितने भी सत्ता के प्रतिष्ठानों के बड़े बड़े अधिष्ठाता हैं, चाहे वो व्यापारिक प्रतिष्ठान हो चाहे वो राजनीतिक प्रतिष्ठान हो, उनसे खड़े होकर इन्होंने जवाब लेने की हिम्मत की। दूसरा एक बड़े प्रश्न जो है, किसने हिम्मत की जवाब लेने की? केजरीवाल जी ने अडानी हिंडनबर्ग घोटाले के ऊपर बात करी है। तो वो अपनी बात पर जवाब नहीं देंगे, अपनी बात पर जवाब नहीं देंगे, जवाब लेते रहेंगे लेकिन जवाब देंगे नहीं हम। तो इसीलिए तो उनको ये कीमत चुकाना पड़ रही भाई, जबकि उनका कोई निजी नहीं है। आप बताइए मालिकाना हक इसका किसके पास है? अरे पीयूष जोशी जी, क्या कीमत चुका दी, क्या कीमत चुका दी पीयूष जोशी जी? अब एक मिनट ना, मैं आ रही हूँ मनोज जी, आप ही के पास आऊंगी, लेकिन एक मिनट आनंद दुबे जी के, क्योंकि जो नेता है उद्धव ठाकरे वो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मैं सिर्फ जानना चाहूंगी कि क्या आनंद दुबे जी, उद्धव ठाकरे जी जब मुख्यमंत्री थे उनका क्या रिमोट से दरवाजा खुलता था, और पर्दे कितने लाख के थे वो बताइएगा जरा। रीमा जी नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि हमारे देश में मुख्यमंत्री के जो आवास होते हैं वो ऑलरेडी पहले से, मैं जितना समझ पाया हूं, बने हुए ही मुख्यमंत्रियों को मिलते हैं। थोड़ा बहुत रेनोवेशन का काम यदि उसमें कोई करता है तो उसका खर्चा पीडब्ल्यूडी उठाती है। ऐसा अमूमन देश में देखा गया, चाहे मुख्यमंत्री घर हो और चाहे राजभवन हो और चाहे और भी सरकारी बड़े बड़े बंगले। लेकिन यदि किसी घर को, कोई घर बहुत पुराना हो और टूट गया हो, वो एकदम जर्जर स्थिति में हो, तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि अब उसको पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों ने कितना मापदंड दिया है कि कितना पैसा आप इसमें खर्च करेंगे, कितने पर्दे लगाएंगे, एसी के लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। बट अमूमन ये देखा नहीं गया है कि मुख्यमंत्री आवास में या सरकारी मंत्रियों के आवास में इतनी लग्जरी सुविधाएं हमने, खास करके हमने अपने महाराष्ट्र में नहीं देखा है। नहीं देखी ना, अब नहीं देखा है हमने। महाराष्ट्र तो जबकि पूर्ण राज्य है, जबकि महाराष्ट्र तो दिल्ली की तरह नहीं है कि बात बात पर, जैसा आम आदमी पार्टी कहती है कि एलजी रोड़ा अटकाते रहते हैं, हमें कुछ करने नहीं दिया जाता, ऐसा तो महाराष्ट्र में नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। मैं वही उसी पे आ रहा हूँ कि किसी भी खर्च करने की एक मर्यादा होती है। अब पीडब्ल्यूडी विभाग ने या मुख्यमंत्री डिपार्टमेंट ने क्या सोचकर ये खर्चा किया है, ये तो ऑडिट में ही पता चलेगा कि उनकी इसके पीछे मंशा क्या रही है। लेकिन ऐसा खर्चा जो कि बहुत ज्यादा हो और किसी को समझ में ना आ रहा हो कि भाई 100 रुपए की चीज की जगह 10,000 खर्च हो गया हो, तो मैं समझता हूँ कि फिर ये जांच का विषय जरूर है और वो किसी भी मुख्यमंत्री पर लागू होता है। ये नहीं कि अरविंद केजरीवाल जी हो, अगर बीजेपी के भी किसी मुख्यमंत्री ने किया हो, हमारी पार्टी के भी किसी ने किया हो, तो स्वाभाविक सी बात है जनता आक्रोशित हो जाएगी, जनता सवाल पूछेगी और इसमें कोई दो राय भी नहीं। इसमें मैं तो अभी तो कर्नाटका में चुनाव चल रहा है, मैं मनोज जी के पास आती हूँ। अभी कर्नाटका में चुनाव चल रहा है, तो मैं इंटरव्यू करने के लिए जब गई कर्नाटक के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, उनका घर देखा, दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर से शायद आधे से भी कम उनका घर है, और वो भी उनका पुराना घर। वो अपने पिताजी के मकान में रहते हैं, उन्होंने अभी का जो घर मुख्यमंत्री का जो भी होगा वो उन्होंने उस घर को लिया भी नहीं, वो छोटे से घर में रहते हैं। कार्यकर्ताओं से भी वहीं मिल रहे थे, बहुत ही तंग उनका रास्ता भी था अंदर जाने का। जहां पर अभी इस वक्त सबसे ज्यादा आरोप किस तरह से लग रहे हैं विपक्ष की तरफ से, तो वो तो मैं अभी देखकर ही आ रही हूँ 2 हफ्ते पहले। लेकिन मनोज जी, अब अगर किसी के घर की छत चूने लगेगी तो वो रिपेयर तो करवाएगा ना। अगर घर की छत गिरने लगेगी तो आप भी करवाते होंगे, तो इसमें दिक्कत क्या आ गई फिर? देखिए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, झूठ का टूटता तिलिस्म, झूठवर्ती सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट अरविंद केजरीवाल के सामने सच भी नतमस्तक हो जाता है। आप देखिए विषय क्या है, विषय यह है कि वो लोग
जो कहते थे सर जी हमें 3 गमलों से ज्यादा नहीं चाहिए, सर जी हम तो ब्लू कलर की मेरी वैगनर कार ही ले लूंगा, सर जी मुझे सेना। हाँ, वो कार कहाँ गई वैसे? अब दिखती नहीं है। वो प्रदर्शनी में लगेगी, आप चिंता मत कीजिए, आप प्रदर्शनी में बहुत दिनों से दिखेगी, म्यूजियम बनेगा उसके लिए, स्पेशल म्यूजियम वो गाड़ी कहाँ गई? कार ही ठीक है। वो लोग जो ऑटो में लटक के आते थे, बड़े बड़े वायदे करते थे, सबसे मूल विषय यह है कि जो साख राजनेताओं की और राजनीति की, जो राजनीति में सुचिता होती है, उस साख को गिराने का अरविंद केजरीवाल ने काम किया है। अरे अरविंद केजरीवाल तो ऐसे व्यक्ति गिरगिट और बहरूपिये बनाकर जो वेश बनाकर जो घूमते हैं ना, कि कभी हनुमान जी का वेश बना लिए, कभी किसी का, वो लोग भी शर्मा जाएंगे कि कितने ज्यादा ये रंग बदलते रहते हैं, रूप बदलते रहते हैं, इनकी कथनी और करने में कितना अंतर है। ये देखिए रीमा जी, ये राष्ट्रीय स्तर, ये क्षेत्रीय स्तर की पार्टी है, अभी राष्ट्रीय पार्टी बनी है। क्षेत्रीय नेता जो भ्रष्टाचार में भी आकंठ डूबे हुए हैं, उनके महलों को छोड़िए, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को छोड़िए, गद्दाफी, सद्दाम हुसैन, किंग जोंग जैसे जो लोग तानाशाह थे, उनकी तरह इन्होंने बंकर वाला घर बना रखा है, सेंसर वाले, सेंसर स्लाइडिंग वाला। मैं वहां पर धरना प्रदर्शन में हम लोग जाते हैं, सेंसर में भारी भारी क्विंटल का इतना लंबा चौड़ा वो गेट है, आप जो सेंसर वाले गेट लगा रखे हैं, और आप ये मतलब आप अंदर नहीं घुस पाए? नहीं कैसे घुस पाएंगे? 45 करोड़ रुपए मैं पूछना चाहता हूं किस ब्याह पर यहां पर लगाए गए, और अगर छत चू रही थी तो छत की रिपेयरिंग होती। 45 करोड़ रुपए, और वो भी देखिए पर्दे, लाखों रुपए के पर्दे वियतनाम से मार्बल लेके आ रहे हैं। तो विषय क्या है ये रीमा जी? विषय यह है कि जो जनता के पैसे थे उनको लूटने का काम किया गया है, और दिल्ली जनरल फाइनेंशियल रूल जो 2019 है उसमें साफ साफ लिखा है 10 करोड़ से ज्यादा, यदि 10 करोड़ से ज्यादा का बजट देते ये लोग तो एलजी साहब से परमिशन लेनी पड़ती, पीडब्ल्यूडी से विशेष परमिशन लेनी पड़ती। इन्होंने बिल बजट क्या बनाया? 9 करोड़ 99 लाख, यानी ताकि परमिशन लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। और उस काल में बनाया आपदा, मतलब जिस समय आपदा आई हुई थी कोरोना की, सिलेंडर नहीं मिल रहा था, लोगों को बेड नहीं दिला पा रहे थे, ये लोग बेड नहीं दिला पाए, सिलेंडर नहीं दिला पाए, ऑक्सीजन नहीं दिला पाए, लेकिन महाराजा का महल बन रहा है, शीश महल बन रहा है अरविंद केजरीवाल जी का। तो झूठ बोल करके जो राजनीति में आए, जिनकी कथनी और करनी के अंदर इतना अंतर है रीमा जी, निश्चित रूप से बहरूपिया और गिरगिट भी शर्मसार हो गया है कि किस तरह के लोग राजनीति करते हैं। जो इंडिया अगेंस्ट का करप्शन का नारा लेकर के आए थे, एक अलग तरह की राजनीति करेंगे, वो अलग तरह की राजनीति दिख रही है। कितना बड़ा शीश महल इन्होंने बना लिया है। तो मेरा एक ही प्रश्न है इनसे कि क्या ये सुचिता की राजनीति है? जो आप कहते थे वो कर रहे हैं क्या? ये जनता के पैसों की सीधी खुली लूट है या नहीं है? इसका जवाब दे दी। और मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं सुचिता की राजनीति का। हमारे सर्बानंद सोनोवाल जी जो असम के मुख्यमंत्री थे, गेस्ट हाउस में उन्होंने 5 साल निकाल दिए। आप गई होंगी रीमा जी असम के चुनाव में, आपने देखा होगा सर्बानंद सोनोवाल जी जब मुख्यमंत्री रहे गेस्ट हाउस में रह रहे थे। तो वो सुचिता की राजनीति है। 1 कमरे में रह रहे हैं, 2 कमरे में रह रहे हैं, लोग मिलने वाले भी लाखों लोग उनसे मिलने आए। लेकिन मैं अरविंद केजरीवाल जी चूंकि तानाशाह है, गद्दाफी की तरह उनको एक महल चाहिए, बंकर में उनको रहना हो सकता है, उनके ऊपर अटैक हो सकती है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री से तुलना कराए, प्रधानमंत्री तो छोड़ दिए, आप तो अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को भी छोड़ गए, अटैक हुए हैं। अटैक वाली बात तो चलिए, कई बार उनके ऊपर स्याही भी फेंकी गई है। मैं बताता हूं, कई बार उनके ऊपर इस तरह से हमले करने की कोशिश अपने आप हमले कराना, थप्पड़ अपने आप को मरवा लेना और फिर वो पब्लिसिटी लेना, ये अरविंद केजरीवाल की आदत है, पुरानी आदत है रीमा जी, उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जनता के पैसों की खुली लूट हुई है। ओके, मैं आ रही हूं, मैं पीयूष जी आप जवाब देंगे इसका, लेकिन इससे पहले जरा 1 मिनट। प्रमोद जी इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं आप तो पता नहीं कितने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री निवास में भी आप गए होंगे। ये ऐसा दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को भी आपने इतने समय तक कवर किया था, ये घर कोई देखा था क्या ऐसा? अभी इससे पहले रिमोट वाला एकदम आलीशान वियतनाम का मार्बल, जो कि मैंने जब सर्च किया तो पता लगा कि जिस तरह से वो चमचमाता हुआ सफेद मार्बल है, वैसा पूरी दुनिया में कहीं पाया नहीं जाता। इतना स्पेशल होता है वो वियतनाम का मार्बल, वो लगा करके पूरा घर तैयार किया गया। देखिए रीमा जी, हम प्रधानमंत्री निवास में हम लोग बहुत बार गए। अभी आनंद जी बैठे हुए, वर्षा में मुख्यमंत्री का निवास देखा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का, वो भी बहुत पुराना भवन है। उसमें जितने भी मुख्यमंत्री आए रहे, उद्धव जी भी उसमें रहे, उसमें जो एक साज सज्जा है वो मुख्यमंत्री के हिसाब से होती है। आप कहो बहुत ज़्यादा वो, अब आप ताज होटल से उसकी तुलना मत करें, उसमें साफ सफाई होती है। और जो कपड़े जो होते हैं, जो अपहोल्स्ट्री जिसको कहते हैं, सोफे वोफे लगे, अच्छे लगे होते हैं, देखने में अच्छा लगता है। लेकिन आप कहें कि 6 करोड़ के होंगे, 11 करोड़ का उसमें इंटीरियर होगा, ऐसा नहीं होता।
हाँ, मुख्यमंत्री की सुरक्षा जरूर होती है क्योंकि महाराष्ट्र हमारा देश का एक बड़ा आर्थिक रूप से सुदृढ़ राज्य है और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। प्रधानमंत्री का घर आपने देखा होगा, अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कभी से मिलते हैं किसी राष्ट्राध्यक्ष से या किसी विजिटिंग डिग्नेटरी से, हमारे देश के कोई मुख्यमंत्री या मिनिस्टर मिलते हैं, तो आप देखते हो जिस कमरे में बैठते हैं उसमें सोफे कोई बहुत महंगे नहीं लगे हुए हैं, उनका डेकोरेशन भी एकदम नॉर्मल है, जो एक शुचिता और उसकी बात होती है। अब जहाँ तक जोशी जी बात कहते हैं, आम आदमी पार्टी के जो समर्थक या प्रवक्ता हमेशा प्रधानमंत्री से तुलना करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के विमान की जो बात है, भारत के प्रधानमंत्री दुनिया के 50 जो लोग हैं सबसे जिनका थ्रेट परसेप्शन सबसे ज्यादा उसमें है। जब भारत के प्रधानमंत्री एयरबॉर्न होते हैं तो साधारण जहाज नहीं होता जोशी जी, उसमें बहुत सी चीजें होती, बहुत तकनीक लगी होती है, उसका हम डिटेल में बताना जरूरी नहीं है। अब भारत के प्रधानमंत्री के घर की जो सुरक्षा व्यवस्था होती है और वहां क्या क्या अरेंजमेंट होता है और उनके जो पावर है उसकी आप तुलना अरविंद केजरीवाल से मत करिए, आप GNCT के मुख्यमंत्री से बोलिए, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। अब सवाल उठता है कि जैसे छत टूटी, आप देखें आपके सारे प्रवक्ता कहते हैं, चाहे संजय सिंह जी हो चाहे जोशी जी समर्थक वो भी बोल रहे हैं, छत टूटी तो आपने 11.5 करोड़ का इंटीरियर डेकोरेशन क्यों कराया? आपने 97 लाख के 23 पर्दे क्यों लगा दिए? आपने किचन में जो है करीब 1.5 करोड़ तक का किचन बना दिया, 1 करोड़ की फ्लोरिंग लगा दी और महंगे महंगे टेलीविजन खरीद लिए आपने, 10 टेलीविजन खरीदे 8.5 लाख के, कमरे 8 हैं तो 10 टेलीविजन क्या करेंगे? खैर हो सकता है सुरक्षा वालों के लिए लगाए हो। तो इसमें आप जब आप अनेक बहुत एक कहते हैं, केजरीवाल से किसी ने नहीं पूछा जब वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन से आए या जब अन्ना के आंदोलन में आए, जब उन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई, भाई साहब हम महल में रहेंगे झोपड़ी में रहेंगे, उन्होंने खुद कूद के कहा था देखो जी मेरा एफिडेविट, हम तो 2 कमरे घर में रहेंगे जी, हम 4 कमरे के घर में रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। हमारी जनता ने कहा, अब की क्या जनता से रायशुमारी कराई थी कि हमें जो महल बना रहे हैं 45 करोड़ का, इसमें मैं रहूं कि ना रहूं? वो जिनके नाम की वो कस्में खाते थे, क्या उसमें से एक आदमी इनके इस घर में आ सकता है, एक दिन रह के समय बिता सकता है? वो भी देख ले कि क्या होता है आलीशान भवन, क्या होती है विलासिता। तो कहने कथनी करनी में जो फर्क होता है, केजरीवाल ने जो एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की तरह की उम्मीद की तरह से आए थे, उन्होंने इनके जो कुछ हुआ है, अब आप जनता में जाकर रायशुमारी कर लिए जोशी जी, आपको पता लगेगा कि आपके नेता के बारे में लोग क्या बोलते हैं इस समय। जोशी जी, ये जो रेफरेंडम है पहले तो वही बता दीजिए, ये रेफरेंडम क्यों बंद कर दिया जनता से पूछना? वो 4 कमरे का और 5 कमरे की जो बात की गई थी, वो क्या रेफरेंडम में आया है अब कि इतने करोड़ का 48 करोड़ लगा के घर बना सकते हैं या नहीं बना सकते? इस पर कोई रेफरेंडम हुआ था क्या पार्टी में या नहीं हुआ था? देखिए, आप क्योंकि जो प्रश्न आपने पूछा है वो रेफरेंडम से संबंधित पूछा है, तो एक बड़ा रेफरेंडम 2020 के चुनाव में जनता ने बहुत रिसाउंडिंग तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को दे दिया है। क्या? जब उन्होंने जो वादे किए थे चुनावी घोषणा पत्र में, और वही घोषणा पत्र लेके वो जनता के बीच में गए थे और अपना रिपोर्ट कार्ड लेके गए थे कि भाई आप ये रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए, ये मोहल्ला क्लिनिक बने कि नहीं बने। अरे वो बाइट चलाइए, टीम मेरे प्रोड्यूसर जरा वो बाइट चलाएं, अरविंद केजरीवाल की बाइट चलाइए। रेफरेंडम की बात कर रहे हैं तो क्या बाइट? अरे सर बात सुन लीजिए, कौन से वादे थे? वादा ये भी था, अभी चलाएंगे, रुके चलाते हैं। जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है वो गिरगिट से लेके कद्दाफी से लेके तुलना कर लेते हैं, उनको अपना आप लोगों ने तो अरविंद केजरीवाल ने तो कहा था कि हम मोहल्ले में जनमत संग्रह कराएंगे, महिलाओं से पूछेंगे कि शराब के ठेके खुले या ना खुले। आपने ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को शराब के ठेके दिए और 144 करोड़ रुपए का घपला घोटाला हुआ और मनीष सिसोदिया भी जेल में, जेल में है, उसके ऊपर भी रेफरेंडम किया था। लेकिन हासिल क्या हुआ? नई शराब नीति लेकर के आए, उसमें घपला घोटाला हुआ, कितने लोग उसके अंदर संलिप्त है और फिर उसी नई पॉलिसी को आपने वापस लिया। बीच में नहीं पीयूष जी, वो बीच में नहीं बोलेंगे अब, लेकिन मैं तो ये जानना चाहती हूँ, देखिए आम आदमी पार्टी बनने से पहले अन्ना का आंदोलन कवर किया हम लोगों ने, मैंने और प्रमोद जी ने। हम लोग अरविंद केजरीवाल के कौशाम्बी वाले उस फ्लैट में भी जाते थे, हम कौशाम्बी में ही जो ऑफिस बना हुआ था इंडिया अगेंस्ट करप्शन का, वहां पर भी जाते थे, और अब जब मुख्यमंत्री का ये आवास है तो इसमें भी गए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये जब 48 करोड़ लगने के बाद रेनोवेशन वाला जो नया मकान है, इसमें जाने का सौभाग्य तो नहीं प्राप्त हुआ अपनी आंखों से देखने का, मुझे नहीं हुआ अभी तक, तो इसलिए मैं नहीं कह सकती। लेकिन ये सवाल हमने तब भी पूछा था कि उस घर में भी जो ऑफिसेज बनाए गए थे, जिस तरह से वॉलंटियर्स को की एंट्री नहीं थी, गेट से बाहर उनको खड़ा रखा जाता था, वो वॉलंटियर्स जिनके दम पर आप लोग यहां तक पहुंचे थे, तो वो सवाल तो पूछा जाएगा ना सर। वही मैं जानना चाहती हूँ कि कहां है वो सब आम आदमी पार्टी के लोग, कहां है वो नेता? रीमा जी, सवाल पूछने का आपको हक है, हर चीज का जवाब देने का भी आपको हक है, आप पत्रकारिता में हैं, आपका काम भी है सवाल पूछना,
और जो भी सत्ता के जितने भी शीर्ष पे बैठे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री, उनकी जवाबदारी है कि भाई वो जवाब दें जी। अब रही बात, सबसे बड़ी बात जो है, जो क्वेश्चन बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो करप्शन अर्थात भ्रष्टाचार का प्रश्न है कि वो एक्स्ट्रा वेगेंस अर्थात भ्रष्टाचार का प्रश्न है। कल मीनाक्षी लेखी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक है, करके तो अब यदि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार है, घोटाले का पर्दाफाश करने की बात की थी, करेक्ट, तो वो ठीक है। वही अब- सवाल है। अब भ्रष्टाचार की यदि हम बात कर रहे हैं तो जितना भी दिल्ली सरकार के जितने भी विभाग हैं, सबका ऑडिट जो है वो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। यदि कोई विभाग अपनी ऑडिट की रिपोर्ट उनको सबमिट नहीं करता है, चाहे वो ट्रांजैक्शनल ऑडिट ही हो, तो वो उसमें वो मेंशन कर देते हैं कि भाई हमारे पास में ये जो है इस खर्च का ब्यौरा नहीं सबमिट किया गया। तो जो भी है, यदि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने या तो फाइनेंशियल ईयर पिछले 3 साल से, जैसे कि भवन का निर्माण चल रहा है, हाँ। तो या तो वो रिपोर्ट सबमिट हो गई होगी या वो रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई होगी। ठीक है। यदि सबमिट नहीं होगी तो सीएनएजी ने बोल दिया होगा कि भाई ये सबमिट हमको नहीं की गई, हमको कागज मुहैया नहीं कराया गया। वो बात लेके आप जाइए, वो बात लेके हाईकोर्ट जाइए, और यदि सबमिट कर दी है और सीएनएजी ने यदि कोई नहीं किया है, तो फिर बात खत्म करें। आतिशी जो आपकी मंत्री है ना, उन्होंने कह दिया कोई पेपर नहीं दिखाएंगे, मैडम कोई पेपर नहीं दिखाएंगे, उन्होंने साफ बोला है हम पेपर नहीं दिखाएंगे। सुनिए बात, वो एलजी के लिए है, सीएनएजी को कौन मना कर सकता है? और सीएनएजी को यदि आप मना करते हो तो सीएनएजी अपना जो रिपोर्ट सबमिट करता है उसमें लिख देता है कि भाई ये जो कागज है ये मुझे मुहैया नहीं कराए गए। तो यदि भ्रष्टाचार की बात है तो वो रिपोर्ट ले आइए और वो रिपोर्ट ले जाके आगे चल के बात कीजिए। मनोज प्रॉब्लम क्या है मैडम? सत्यपाल अच्छा, मलिक जवाब ने ले बहुत लेते बड़ा हैं, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, जवाब। भंडाफोड़ किया कि जो हाँ, विमान हाँ, है ओके। वो सीआरपीएफ के लोगों को मुहैया नहीं कराया गया, जिसकी वजह से पुलवामा कांड में इतने हमारे जवान शहीद हुए। उससे इनको डाइवर्ट करना है और पुलवामा से डाइवर्ट करना है आपके इस मुद्दे को। मैडम आप बताइए कितनी सर हंसी आ रही है, उसके ऊपर हंसी आ रही है मुझे। क्यों हंसी आ रही है? अरे पीयूष जी, जोशी जी, आप पुलवामा गए से हैं? अरविंद केजरीवाल के घर को कवर अप किया जा रहा है, मतलब मुझे नहीं समझ आया सर। देखिए ऐसा है, फेक वीडियो बना लिए हैं क्या? कितनी डिबेट हो रही है सत्यपाल मलिक के बयान के ऊपर, जरा बताइए। मनोज जी, जोशी जी, आप पुलवामा गए हैं? तीनों इनवाइट इस मुद्दे के अच्छा, ऊपर, ठीक है। सत्यपाल मलिक के बयान के ऊपर कितनी डिबेट है जो भारत का मीडिया करवा रहा है, ओके, जरा बताइए। ओके। कितने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट गए हैं, पॉइंट क्या है? विमान किस वजह से पॉइंट नहीं क्या है? अच्छा, और एक बात बताए, पुलवामा में पॉइंट क्या एयरपोर्ट है? आपने देखा? आप गए पुलवामा में? पॉइंट इनके पास कुछ नहीं है साहब। आर्मी का जो विमान होता है वो कहीं से भी उतर जाता है। नहीं, वहाँ सैनिटाइजेशन नहीं, मैं होता 2-3 जवाब दे है, देता हूँ। सैनिटाइजेशन तक नहीं रीमा होता है, जी। हेलीकॉप्टर। आपको ये नहीं पता, यहाँ सतपाल मलिक जी यूनिफाइड कमांड के हेड थे, उनको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं थी। और ये उनको पूछने की जरूरत नहीं थी। नहीं, एयरफोर्स आर्मी सब लोग उनके आप यूनिफाइड कमांड के बारे में नहीं जानते, पढ़ के आया करिए। आपका कहने में आप जब यूनिफाइड कमांड का मुखिया या तो मुख्यमंत्री हो या गवर्नर होता है। बताइए कि सत्यपाल मलिक झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, ये बताइए आप। देखिए मनोज जी को बोले सत्यपाल मलिक आपका कहना है जब गवर्नर थे 2018 में, बोले नहीं आप राजनीति करनी है। एक एक करके बात करेंगे। देखिए पहले एक एक विषय पे आते हैं। अच्छा ठीक है, जवाब। जांच चल रही है, सीबीआई जांच कर रही है। आप सर चिंता जवाब करें। दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब देखिए दीजिए। पहला इन्होंने कहा रेफरेंडम की बात की, सुनिए अभी पीयूष जी, अब सुन लिए पीयूष जी, आतंकवादियों का आप लोग साथ देते हैं। अरे भाई, आप ऑडिट और मैं मनोज जी, बताता हूं, जब सेना अगर उनसे अगर हेलीकॉप्टर मांग रही है, जहाज मांग रही है, तो सीआरपीएफ के कमांडेंट को बोलेगी, चीफ को बोलेगी, आपको बोलेंगे नहीं। और उस समय तक जब सत्यपाल मलिक जी जब वहां पर थे तो तब कुछ नहीं बोले, तब उनको कुछ नहीं दिखा रहा था। अब उनको राजनीति करनी है तो आप उनका समर्थन कर रहे हैं। मनोज जी, पुलवामा से भी अगर इवैक्यूएशन होता तो बाई रोड ही आते श्रीनगर। वो एक टेक्निकल बात है। देखिए ऐसा है, इन्होंने कहा रेफरेंडम की बात की। भाई साहब, आपने कहा था कि महिलाओं से पूछेंगे शराब के ठेके कहां खुलने चाहिए, उसके बाद पूछा नहीं गया। 144 करोड़ रुपए का कितना बड़ा घपला घोटाला हुआ, आपके शराब मंत्री जेल के अंदर आज तक बेल नहीं हो पा रही है उनकी। और तीसरा सवाल इन्होंने कहा कि देखिए अगर घपला घोटाला हुआ तो इन्होंने क्या कहा, चीफ मिनिस्टर एट मेंटेनेंस, जो चीफ मिनिस्टर का जो एक्सपेंस डिपार्टमेंट है उसके अंदर खर्चे डाले हैं आपने। 9 करोड़ 99 लाख का जो आपने बजट बनाया है वो चीफ मिनिस्टर के एक्सपेंस के अंदर डाला है। वो आपने ये नहीं दिखाया कि हम इतना बड़ा रिनोवेशन करने वाले, और वो तो आपका काला चिट्ठा सबके सामने आ गया। इसलिए सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला है ये अपने एक्सपेंस दिखा करके आपके मुख्यमंत्री तो 20-20 हजार रुपए की चाय पिलाते थे, और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उस नियम में बदलाव करते हुए मात्र 2000 रुपए की चाय का एक नियम निकाला। तो आपके यहाँ ये जो मामला है ये केवल और केवल भ्रष्टाचार की का मामला है, और कोई पीयूष जी मामला नहीं है। अगर ऐसा होता तो एलजी साहब के पास फाई जाती, टैग भी इसके बारे में बात करती, पीडब्ल्यूडी के पास में, लेकिन कहां आनंद जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास भी जाना है मुझे, जल्दी से बोलिए।
एक मिनट, आ रही हो आनंद जी, प्रमोद जी जल्दी से। देखिए ऐसा है, पीयूष जी जो है ना सीएनएजी की आड़ में आके कि वो ऑडिट कर लेगी, तो मतलब आप 45 करोड़ जस्टिफाई करें, ऑडिट में हो गया तो आप जस्टिफाई करें, 45 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि शीला जी जिस घर में रहती थी AB 17 मथुरा रोड, जिसमें सिसोदिया था, उसमें आतिशी रहती है, मुख्यमंत्री का घर वो था। बाद में शीला जी को 2A मोतीलाल नेहरू बंगला अलॉट हुआ, मोतीलाल नेहरू रोड पे, जहां जिसमें आजकल मनमोहन सिंह रहते हैं। केजरीवाल भी सेंट्रल पूल से एक बंगला मांग सकते थे, उनको मिल जाता। ठीक है, समझ गए आनंद जी। एक बात और मैं जोड़ दूं, रीमा जी 2 सेकंड 5 सेकंड। ये तो केजरीवाल जी तो ऐसे व्यक्ति है, जब CWG का घोटाला हुआ था, जब इस तरह की चीजें हुई थी, गमलों के बारे में बताते थे कि ये 100 रुपए का गमला है लेकिन 10,000 का लाया गया है। और शीला जी के घर के बारे में इस तरह की बातें करते थे, ये इस तरह की बातें करते थे कि इनके घर में इस तरह के एयर कंडीशनर लगाते थे, क्या क्या चीजें लगाते थे। मनोज जी देखिए, अब तीसरी बार के मुख्यमंत्री इतना आगे बढ़ गया है कि शीश महल बना लेंगे, इतना आगे बढ़ गया है कि सेंसर स्लाइडिंग गेट लगा लेंगे, गद्दाफी जैसा महल बना लेंगे, इतना आगे बढ़ गया है। एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसको राज्य प्राप्त दर्जा भी नहीं है, जिस स्टेट को, वो मुख्यमंत्री शीश महल बना रहा है, और वो भी उस काल में, कोरोना के काल के अंदर शीश महल बना रहा है, जब लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, वो जनता त्रस्त है और राजा मस्त हो गए हैं। ये ऐसे तानाशाह है। गेहूं, आटा, शक्कर सबके दाम। अच्छा ठीक है, ठीक है, अरे ठीक है, एक मिनट भाई, जोशी जी, आनंद जी, इधर उधर की बात न कर, ये बता कि शीश महल का पैसा कहाँ से आया। इधर उधर की बात न कर, ये बता शीश महल का पैसा कहाँ से आया। आनंद दुबे जी, एक मिनट, अच्छा ठीक है पीयूष जी, कितना पैसा गया था आपका नोटबंदी? ठीक है, नहीं बढ़ा, अच्छा नहीं बढ़ा, आगे नहीं बढ़ा। विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है भारत, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। $3.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन गई, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। फास्टेस्ट इकोनॉमी बन गई है भारत, वो दिखाई नहीं दे रहा है। भारत का मान सम्मान विश्व में बढ़ रहा है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आपको केवल काला चश्मा पहनना, अरविंद केजरीवाल का चश्मा पहनना है, और एक राज्य का मुख्यमंत्री देश के नाम संबोधन करता है, वो दिखाई देना है। एक प्रधानमंत्री से तुलना करना, वो आपको दिखाई देता है। अच्छा इस तरह नहीं होती है डिबेट, देखिए इस तरह नहीं हो पाएगी, इस तरह डिबेट नहीं हो पाएगी। पीयूष जी प्लीज, पीयूष जी शीश महल एक सेकंड, मनोज जी प्लीज बीच में नहीं, हाँ बीच में नहीं। आनंद जी देखिए बहुत पेशेंस के साथ बहुत देर से इंतजार करें, एक बार उनके पास चलते हैं, फिर उसके बाद जरा मैं वो एक बार फिर से पीयूष जी आपको वो सुनाना चाहूंगी अरविंद केजरीवाल की वो बाइट। लेकिन आनंद जी, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम जो केंद्र में चल रही है, आपको लगता है ये उसका ही एक नमूना है जो दिखाई दे रहा है? इस नमूने के तहत अब आपको क्या आम आदमी पार्टी का और खासकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई मोर्चा आपको निकालना है? इस सब पे आपको भी लगता है जांच होनी चाहिए, या आप क्या मानते हैं कि ये सिर्फ जो बात यहाँ पर पीयूष जोशी कह रहे हैं आप उनके साथ हैं? देखिए रीमा जी, 2 विषय है। मैं पीयूष जोशी जी को एक बात कहना चाहता हूं कि आपके नेता अरविंद केजरीवाल जी ने एक ऐसी छवि बनाई जो दूसरों से हटकर रही। जनता ने जी भरकर उन्हें समर्थन दिया, वो सत्ता में आए, तो जनता भी उम्मीद करेगी कि आप एक ऐसा जीवन प्रस्तुत करें जनता के सामने जो लोग आपको शाबाशी दें और एक सीख लें। लेकिन ये जो मुहिम हम चला रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, विपक्ष एकजुट हो, मोदी जी और बीजेपी जो कर रही है उससे हम सब असहमत हैं, उसको कहीं ना कहीं यहाँ ब्रेक मिल जाता है। क्योंकि आज जनता के सामने ऐसे ऐसे प्रश्न है, बेरोजगारी है, महंगाई है, या बीजेपी का भ्रष्टाचार है, लेकिन उसी में अगर आम आदमी पार्टी जिसका जन्म ही हुआ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़के, अगर उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग जा रहे हैं, अब वो सच है गलत है ये जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन यदि लग जा रहे हैं रीमा जी, तो हमारे उस विपक्षी एकता को भी कहीं ना कहीं कमजोरी मिल रही है। अब आप देखिए कि इस नहीं तो आपकी एकता में अब अरविंद केजरीवाल आपके साथ हैं या आप उनको निकाल रहे हैं विपक्षी एकता से? मैं वही जानना चाहती हूँ। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ अभी साथ में है, बिल्कुल साथ में। देखिए अरविंद केजरीवाल तो सवाल पूछेंगे ना मुझसे घर के बारे में, मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा ये नीतीश कुमार की जो फोटो चल रही है उस घर में, ये जो ऑल पार्टी टाइप की मीटिंग उन्होंने की थी, ऑल पार्टी नहीं मतलब विपक्ष की मीटिंग केजरीवाल के घर में उसी महल के अंदर, उसमें आप लोग भी गए थे क्या? नहीं, हम हमारे नेता उसमें नहीं गए थे। अच्छा, हम लोग वहां नहीं गए, मतलब आप भी नहीं देख पाए वो घर? ये देखिए पीछे, और ये सोफे, और ये जो पीछे पूरा दिख रहा है, ये वाली जो तस्वीर है। जी ठीक नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार आज बीजेपी से लड़ने की हमें जरूरत है, उस लड़ाई में अगर ऐसी कोई चीज भी सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं वो लड़ाई कमजोर हो जा रही है। एक लड़ाई कल संजय सिंह जी ने जीती है, जिस प्रकार ईडी के अधिकारियों ने क्षमा याचना की है उनसे। अरे सर गलत खबर मत गलत नहीं, आपने पढ़ा नहीं, गलत नहीं ना, वो तो टाइपो था,
वो टाइपो था, वो सामने आ चुका है वकील की तरफ ईडी से ने कि बड़ा वो गलती से संजय सिंह टाइप हो गया था, गलती से संजय सिंह टाइप हो गया था, टाइपो था। राहुल कुमार की जगह संजय राहुल सिंह की जगह संजय सिंह तीन जगह संजय सिंह का बढ़िया से बकायदा नाम है उसके अंदर। आनंद जी ईडी ने माफी नहीं मांगी। एक मिनट, आप हमें बोलने देंगे कि बोलने भी नहीं देंगे? नहीं नहीं, आपको करेक्ट हम कर ये रहे कह रहे हैं कि संजय सिंह जी का वीडियो हमने ट्विटर पर देखा जिसमें उन्होंने कहा कि ईडी के लोगों ने हमसे क्षमा मांगी है कि भाई आपका नाम राहुल सिंह की जगह संजय सिंह छप गया। और दूसरी चीज, ईडी के जो राष्ट्रीय डायरेक्टर निदेशक है मिश्रा जी, उनके ऊपर कोर्ट ने कहा है कि भाई एक ही व्यक्ति बार बार आपको क्यों अध्यक्ष ईडी के चीफ के रूप में मिल रहे हैं, क्या दूसरा कोई अधिकारी नहीं मिल रहा? वो एक अलग विषय है ना, वो अलग विषय। सुनिए वो अलग विषय, वही कह रहा हूं कि उस विषय पर अगर अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी जी केंद्र को या बीजेपी को घेरे तो मैं समझता हूं कि मजबूती मिलेगी, बशर्ते कि अब चूंकि अपने ऊपर ही, अगर हमारे ऊपर ही आरोप लग जाए, कल हमारी पार्टी पे या आम आदमी पार्टी पे या कांग्रेस पे कोई आरोप लगे तो भाई वो जो हमारी ताकत है विपक्ष की, नहीं तो आपका सजेशन क्या है आनंद दुबे जी, आपका सजेशन क्या है? हमारा सजेशन ये कि आने वाले समय में कोई भी विपक्षी दल के नेता कोई ऐसा काम न करे जिससे हमारी विपक्षी एकता को कहीं कमजोर होना पड़े। आने वाले दिनों में मतलब क्या होता है? अभी जो हो रहा है काम उसका क्या? अभी इस घर के बारे में चर्चा हो रही है ना, आने वाले दिनों में क्या? रीमा जी, अब तो इसकी जांच, अब तो कह दिया गया ना कि इसकी कैग द्वारा, ऑडिट द्वारा इसकी जांच होगी, तब पता चलेगा कि क्या हुआ है। अगर कोई चीज की कीमत 10 करोड़ रुपए है और आपने 50 करोड़ खर्च कर दिए हैं, तब तो जांच के दायरे में आ गया है। तो आने वाले समय ही कहूंगा ना, अब आप उसको गिरा देंगे क्योंकि वो तो जनता की संपत्ति है, सरकार की संपत्ति, अब उसको गिरा के फिर खंडहर बना दे, ये भी तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अब आने वाले समय में कोई ऐसी गलती, कोई ऐसा फालतू खर्च हम ना करें जिस पर हमारी जनता को तकलीफ हो। चलिए वो जरा बाइट सुनाइए, अरविंद केजरीवाल की बाइट सुनाइए जरा दोबारा से, फिर पीयूष जी के पास चलेंगे। एक मिनट जरा सुन लेते हैं, वो थोड़ा सा दिमाग। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मेरी बहुत छोटी सी औकात है। आज मेरे घर में 4 या 5 कमरे हैं, मैं जहां भी जाऊंगा 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई? 15 बाथरूम बने हैं नए वाले घर में पीयूष जी, 4-5 कमरे उस समय और अभी 15 बाथरूम, और बाथरूम में एक एक कमोड कितने लाख का है वो तो हम दिखा ही रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए देख लिया होगा। 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। देखिए रीमा जी, यदि कोई डिटेल लेआउट प्लान तो मेरे पास में है नहीं कि कितने हम दे रहे हैं ना, कितना मीडिया इसीलिए है बताने के लिए सच्चाई, मेरा इसीलिए कहना है, इसीलिए चला रहे हैं अपर शो, आपको सच्चाई बताने के लिए। ठीक है, आपने बता दिया कि कितने बाथरूम है, क्या है, मैं फेस वैल्यू पे उसको एक्सेप्ट भी कर लेता हूँ। फेस वैल्यू पर नहीं, फैक्ट्स पर। ठीक है ना, देखिए फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स वेरीफाइबल होते हैं, और जब वेरीफाइबल होते हैं नॉन वेरीफाइबल होते हैं। ठीक है ना, फैक्ट्स 2 टाइप्स के होते हैं। अभी वेरीफाई करने के लिए एक कोई जांच एजेंसी को जांच करना पड़ेगी, वही वेरीफाई करेगा, तब तक सब चीज अनवेरीफाइड है। नहीं, ये 4-5 कमरे वाली बाइट तो सुन ली ना। अब जो देखिए वो बात मैं मान रहा हूँ, अब इसमें एक कॉन्फ्रेंस रूम भी बनाया गया है, इसमें एक वर्किंग ऑफिस भी बनाया गया है चीफ मिनिस्टर का, जहां तक मेरी जानकारी है, तो मैं भी नहीं हूं। देखिए जानकारी आपकी सही है, जानकारी सही है, आपके पास है, इसका मतलब जानकारी। अब आप देना नहीं चाहते हमें तो वो अलग बात है। मेरा जो बोलना था वो यही था कि जिस प्रकार से ये डिबेट करी जा रही है और राष्ट्रीय मीडिया के समस्त चैनल, न सिर्फ आपका चैनल, समस्त चैनल करे जा रहे हैं, इस प्रकार से किया जा रहा है जैसे उन्होंने अपना निजी आवास बना लिया हो, जैसे उन्होंने कहीं से पैसे का, सरकारी संपत्ति का शंटिंग करके और खुद का प्रॉपर्टी बिल्ड कर लिया। देश में सॉरी पीयूष जी, आपको रोकूंगी मैं यहाँ पर। बोलिए। ये मेरा ऑब्जेक्शन, क्योंकि लगातार मैं आपको सुना रही हूं अरविंद केजरीवाल की वो बाइट्स जो उन्होंने जनता के बीच वोट मांगते हुए दी थी। जनता के बीच में उन्होंने शीला दीक्षित, उनके लिए ऐसी बातें जाकर बोली थी कि उनके घर में कितने एसी लगते हैं, कितने बाथरूम है, कितने कमरे हैं। तो अब हम सवाल नहीं पूछेंगे? अरे बिल्कुल, अब बड़ी तकलीफ हो रही है। आपसे कहां बोल रहा हूं, तो मैं वोट जब मांगने गए थे और बड़े बड़े दावे और वादे किए थे, तब नहीं पता था कि जब खुलासे होंगे तो सवाल पूछे जाएंगे हमसे। ठीक है, आपने पूछ लिया, आपका सवाल हो गया तो मैं जवाब दे दीजिए। आप घुमा रहे हैं इसलिए सवाल बार-बार पूछना पड़ रहा है मुझे। अरे क्यों नहीं, आपको सब चीज का जवाब मिल गया। अब आप सिलेक्टिव हियरिंग लॉस रख लोगे तो क्या किया जाएगा मैडम? नहीं, बोलिए आप, जवाब दिया आपको A to Z हर चीज। बोलिए सर, बोलिए। ये जो आप
हम जो आज यहाँ पे बात कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन तो डिसाइड करें। हम सारे क्वेश्चंस मिक्स कर देते हैं। हम कहीं से इंटरनेशनल तानाशाह, इंटरनेशनल आतंकवादी को ले आते हैं, फिर हम कहीं से इसमें एफपीआई की बात जोड़ देते हैं, फिर हम उसमें करप्शन जोड़ देते हैं। अभी तक तो आतंकवादी किसी ने यहाँ पर तो कहा नहीं, इस डिबेट में किसी ने आतंकवादी नहीं कहा। एक सेकंड, किसी ने आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। आप खुद बार बार आतंकवादी बोल रहे हैं। किसी ने बोला, मनोज जी बोला क्या आपने? मनोज जी, आपने आतंकवादी से तुलना की क्या? तुलना की है, आप बताइए। मनोज कुमार यादव जी ने किससे तुलना की? सद्दाम हुसैन क्या देवता था? देखिए, किम जोंग यून क्या देवता है? मुअम्मर गद्दाफी क्या देवता है? आप कैसी बातें कर रहे हैं मैडम? आपके टेलीविजन नहीं, केजरीवाल कौन से देवता है? केजरीवाल तो गुनाहों के देवता है। और मैं पीयूष जी, अभी आपका भाषण सुन लिया, अभी सुनिए, अभी सुनिए। हम भी निकाल सकते हैं। ये पीयूष जी, ये बताइए कि जो आप और आप जैसे लोग जो बोलते थे कि सेंट्रल विस्टा बन रहा है, प्रधानमंत्री का आलीशान घर बन रहा है, जो देश की सबसे बड़ी महापंचायत है, लोकतंत्र का प्रतीक है, जो सेंट्रल विस्टा बन रहा था तो प्रधानमंत्री का घर बन रहा था। और ये जो आपका शीश महल बन रहा है तो ये निजी संपत्ति नहीं है। क्या ये सिलेक्टिव अप्रोच अपनाते हैं आप? और अरविंद केजरीवाल जो कहे वही सही। अरविंद केजरीवाल जो कहे वही सही। अरविंद केजरीवाल सर्टिफिकेट दे दे, देखो जी ये कट्टर ईमानदार है, इन्होंने शराब घोटाला नहीं किया है। सत्येंद्र जैन जी कट्टर ईमानदार है, लेकिन आज तक उनकी बेल नहीं होती है। और सुचिता की राजनीति, मैं सुचिता की अभी सुनिए, बहुत देर हो गई। देखिए बीच में क्या तरीका, अभी रुक जाइए। आपका बहुत हो गया पीयूष जी, अभी आपका हो गया पीयूष जी। ऐसा है ये सुचिता की आपके कहने सर्टिफिकेट देने से कोई ठीक नहीं हो जाता है। सुचिता की राजनीति, सुचिता की राजनीति का जो ढिंडोरा पूटते हैं उनको मैं बता रहा हूं कि इन्हीं के ये मंत्री है, मिनिस्टर है लालचंद जी, पंजाब में मंत्री है। एक लड़के ने आरोप लगाया कि किस तरह से उनके साथ में रेप हुआ है, और उन्होंने आज आरोप लगाया। एक बाइट भी वायरल हो रही है। सुचिता की राजनीति कर सोमनाथ भारती, जितेंद्र तोमर, विजय सिंगला, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, ये कौन सी सुचिता की राजनीति करते हैं आप लोग? किस तरह के लोग आते हैं आपके यहाँ पर? अलीबाबा 40 चोर वाला जो रीमा जी ने कहा था, ये अलीबाबा 40 चोर वाली जो कंपनी चल रही है, उसके नेता भी इसी तरह के, ये पंजाब के मंत्री है आपके। यही सुचिता की राजनीति है आपकी। ये सुचिता की राजनीति है कि एक लोग जो नायाब हीरे आपने ढूंढ करके मंत्री परिषद में लगाए हैं, पंजाब में लगाए हैं, जिस तरह की चीजें चल सुचिता की राजनीति करते हैं। अरे आपके अरविंद केजरीवाल तो वो व्यक्ति हैं जो ना साइन करते हैं कि रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं। ये दिल्ली को भी रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं, पंजाब को भी रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं। लेकिन सुचिता की राजनीति का ढोंग पीटना बंद करो। अच्छा, सबको पता लग गया है कि गिरगिट जैसा रूप कौन बदलता है। छोटे छोटे दो सवाल, क्योंकि पीयूष जी को ऐसा लग रहा है कि भटकाने की कोशिश हो रही है। मैं सिर्फ पीयूष जी चलते चलते आपसे दो सवाल छोटे छोटे पूछूंगी। एक, कि क्या अब अरविंद केजरीवाल को हम आम आदमी की जगह खास आदमी कहना शुरू कर दें 48 करोड़ के घर के बाद? पहले इसका जवाब दीजिए, फिर जल्दी से मैं आऊंगी। सीधा सवाल है, इसमें मैं कुछ नहीं बोल रही आपको इधर उधर। वो घर दिल्ली के मुख्यमंत्री का आधिकारिक निवास है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी थे, आम आदमी हैं और आम आदमी ही रहेंगे। उस घर को खोल क्यों नहीं देते? एग्जैक्टली, मैं यही जानना चाह रही थी कि फिर मीडिया को एक बार अंदर ले जाने में दिक्कत क्या है? सेंसर स्लाइडिंग से खुलने वाले इतने बड़े बड़े आलीशान दरवाजे लगाए जाते हैं। 48 करोड़ रुपए रिनोवेशन में खर्च हो जाएंगे। जनता त्राहिमाम करती रहेगी, बोल रहे हैं उनका व्यक्तिगत नहीं है। अरे घर से अगर छत टपक रही थी तो छत का रिपेयर हो जाता। वियतनाम से सर रुकिए। दूसरी चीज मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगी कि जब कोविड का समय चल रहा था और प्रधानमंत्री जब कर्तव्य पथ बन रहा था, सेंट्रल विस्टा जिसके ऊपर आप लोग सवाल खड़े करते हैं, प्रधानमंत्री उन मजदूरों से मिलने चले गए थे, तो आप सब लोगों ने उसको इतना बड़ा सवाल बना दिया था, बवाल खड़ा कर दिया था। और उसी समय सबकी नाक के नीचे बंद दरवाजे के तहत वहां पर ये महल बन रहा था या घर बन रहा था, बख्तरबंद उन्हीं मजदूरों ने, उसी तरह के मजदूरों ने बनाया होगा, लेकिन किसी को पता नहीं चला क्योंकि कुछ भी कैमरों के सामने नहीं था। तो आप चाहेंगे कि इस पर माफी मांगी जाए? आपने एक बड़ी अच्छी बात करी है। क्या पीयूष जी इस पर माफी मांगने के लिए हकदार है या नहीं? सुनिए मेरी बात। मनोज कुमार यादव जी भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, क्या ये बताएंगे कि पीएम केयर्स फंड जिसमें कि कोविड के तहत हजारों करोड़ रुपए का डोनेशन लिया गया, क्या वो एक सवाल क्या था? सवाल क्या था मेरा सवाल क्या था? तो इधर उधर की बात ना कर। सवाल क्या पूछा जा रहा है? कहां बात जा रही है? क्या सवाल हो रहा है? क्यों ये शीश महल बनाया जा रहा था? ये जनता के खून पसीने की कमाई का पैसा ये तानाशाह ने शीश महल बनाने में क्यों
लगाया? ये मुझे बताइए कि ये इतने लाखों रुपए के पर्दे एक व्यक्ति की ऐशो आराम के लिए, महाराजा के लिए क्यों लाए गए? करोड़ रुपए का डोनेशन बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से लेते हैं, ये तो बता दो। ये बता कि तू इधर उधर की बात ना कर कि उस समय अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए 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 चलिए, एक मिनट मनोज जी प्लीज, मनोज जी वक्त नहीं है। आपने जो अभी एक बात बोली ना पीयूष जी, मैं सिर्फ उस पर आपको करेक्ट करूंगी। आपने कहा कि बड़े बड़े लोगों से पैसे लेकर और तमाम डोनेशन लेकर के ये बात की गई है, लेकिन ये वाला जो पैसा था ना 48 करोड़, ये तो आम आदमी का था, आम जनता का था, हमारा था, टैक्स पेयर्स का था, मेरा, प्रमोद जी, सबका था। तो वो उस पैसे का हिसाब तो होना चाहिए ना आनंद जी, होना चाहिए नहीं आनंद जी, होना चाहिए ना, सवाल का जवाब तो होना चाहिए और हिसाब भी होना चाहिए। रीमा जी बिल्कुल होना चाहिए। हम यही कह रहे हैं कि हम सब राजनीति में, सामाजिक जीवन में हैं एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए। यदि हम एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिससे कि पूरे देश और पूरे दुनिया की दिशा तय हो रही है, और अगर हम पर ही कोई आरोप लगते हैं तो आगे चलकर ये लड़ाई कमजोर होती है। ये पहले से ही मैं कह रहा हूं, ठीक है। अब जो हुआ उसकी जांच के बाद आगे से ऐसा ना हो। जनता से माफी मांगनी चाहिए या नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, क्या अरविंद केजरीवाल को जनता के बीच जाकर खुलासा करना चाहिए या नहीं? जनता उनको खुद खुलासा करना चाहिए और दूसरी उस पर जांच होनी चाहिए। नैतिकता के आधार पर अरविंद केजरीवाल को छोड़ देना चाहिए उस घर को। चलिए ठीक, और इस पर भी रेफरेंडम कराना चाहिए कि भाई साहब मैंने शीश महल बना लिया है, क्या इसको म्यूजियम बना दिया जाए उसको। नैतिकता के आधार पर बीजेपी को क्या क्या करना चाहिए? देखिए नैतिकता के आधार पर आपको बहुत कुछ करना चाहिए। वक्त नहीं है मेरे पास, वक्त नहीं है, वक्त नहीं है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पार्टी की गोदी में बैठ गए थे, नैतिकता को तार आपने करने का काम किया था। अच्छा ये दोनों की दुखती रंगे जो बार-बार बीच में आती है, लेकिन चलिए ओके ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ आज 5 की पंचायत में जुड़े, लेकिन यहाँ पर सवाल यही खड़ा होता है कि अरविंद केजरीवाल, जिनसे बार बार सभी हलकों पे यही आवाज निकल कर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल चुप्पी क्यों नहीं तोड़ देते, क्यों नहीं उनकी तरफ से एक सफाई या एक बयान सामने आ जाता है इस 48 करोड़ की घोटाले जिसका जिक्र बीजेपी कर रही है, इसके बारे में, भ्रष्टाचार जिसको लेकर उन्होंने मुहिम शुरू की थी, क्यों अब इस भ्रष्टाचार पर जिसके आरोप लग रहे हैं उस पर वो एक बार चुप्पी तोड़ दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और खुलासा कर दें कि आखिर क्यों, किस मजबूरी के तहत उनको ये घर बनाना पड़ा। बहरहाल आज 5 की पंचायत में इतना ही। सोमवार को फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।